हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही नया चीज़ लेकर आई हूँ, यूनिक चीज़ लेकर आई हूँ। वैसे तो हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू मार्क्समैन का टेस्ट 3 साथ में घटना चक्र भी करवा रहे हैं, बट ये जो आपके लिए है वो स्पेशली बिहार एसआई के कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का कुछ मंथ बाद, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहार एसआई के जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में लिए गए हैं उसी का प्रीवियस ईयर सेट है। और जैसा कि अगर आप लोग मेरे कंटिन्यू वीडियो से बने हुए अगर जो होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं बिहार एसआई प्री और मेंस दोनों क्वालिफाइड हो चुकी हूँ। तो जब मैं पढ़ रही थी उस दौरान, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने भी इस गाइडलाइन को फॉलो किया था। प्रीवियस सेट को मैं भी पढ़ कर गई थी और मुझे सच पूछिए तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे मतलब कि हिम्मत मिला। मुझे बहुत सारा मतलब कि आपका समझ लीजिए कि प्रीवियस सेट जो होता है वो आपका किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका बेस होता है, यानी आधार होता है। अगर आप उसको कर जाते हैं तो फिर आप बहुत मतलब ईजी वे में आप लोगों को पता चल जाएगा क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है हाईलाइट करके कि बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 परीक्षा का तिथि 22 दिसंबर और ये फर्स्ट सिटिंग का परीक्षा है। और ये जो 22 दिसंबर का जो फर्स्ट सिटिंग था वो मैं इसी में मतलब कि गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। फर्स्ट सिटिंग ही था 22 दिसंबर का और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था। अगर आप मतलब कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर देंगे। चुटकियों तो नहीं कहा जा सकता, बट लेवल जो था वो मॉडरेट टू हाई था, अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा हाई भी नहीं बोल सकते, काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते। तो चलिए बढ़ रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो देखिए, ये जो सी नंबर है इसका करेक्ट आंसर है, यानी सहसंयोजी बंध, जिसे इंग्लिश में कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो अब थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में भी आप लोग को मैं जानकारी देती हूँ, क्योंकि चूँकि यही सेट था मेरा, काफ़ी ज़्यादा मैं प्रिपेयर होके गई थी तो मुझे बहुत अच्छा से पता है इसके बारे में। तो ग्रेफाइट जो है ना फ्रेंड, वो कार्बन का एल्ट्रॉप होता है। किसका? कार्बन का एल्ट्रॉप होता है। और कार्बन चूँकि एक नन मेटल है, नन मेटल जिसे हिंदी में अधातु कहते हैं। तो जब कार्बन का एल्ट्रॉप है ग्रेफाइट और कार्बन है नन मेटल, तो सिमिलरली क्या हो गया? ग्रेफाइट भी हमारा एक नन मेटल हो गया, यानी अधातु हो गया। तो नन मेटल का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जिसे कह सकते हैं वो होता है कि इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, बट ग्रेफाइट एक्सेप्शन केस है। नन मेटल के केस में ग्रेफाइट को एक्सेप्शन अपवाद माना गया है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जैसे सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, बचपन में जिस पेंसिल से, यानी जो पेंसिल रहता है जैसे नटराज, डोम्स वगैरह का जो पेंसिल आता है, उसके लीड में ना, यानी पेंसिल के लीड में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगर मैं आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा नहीं, बट मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बतला दूँ कि पेंसिल को जब आप अपने घर के बोर्ड में, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है, उसमें अगर आप डालिएगा जहाँ पे मतलब कि चार्जर लगा हुआ रहता है, उसी में अगर आप पिन में जब पेंसिल को मतलब घुसाइएगा तो आप लोगों को करंट उससे जब फ्लो होगा तो आप लोगों को हल्का सा करंट मारेगा, झटका लगेगा। बट प्लीज़ आप ऐसा काम मत कीजिएगा। क्यों झटका मारता है? क्योंकि पेंसिल में लीड होता है, पेंसिल का जो लीड रहता है ना उसमें ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट क्या है? नन मेटल होते हुए भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक्सेप्शन केस है नन मेटल का। ठीक है, तो ये जो इसका कोवलेंट बॉन्ड की तरह की वजह से ना ग्रेफाइट में जो कार्बन के जो मतलब एटम रहते हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp2 कक्षा में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा समतलीय सतहों के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिए, ये sp2 क्या है? तो आपके नॉलेज के लिए बतला दूं, अगर आप अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो, कि ऑर्बिट जो होता है ना, ऑर्बिटल, वो 4 तरह का होता है, s, p, d और f। कितना होता है? s, p, d और f, ये 4 प्रकार का ऑर्बिटल होता है। s में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 2 आ सकते हैं, इसमें 6, इसमें 10 और f ऑर्बिटल में 14।
2, 6, 10 और 14, इससे कम हो सकता है बट इससे हाई नहीं हो सकता। एस ऑर्बिटल में कभी भी 3 नहीं होगा, जब होगा तो 1 होगा, नहीं तो फिर 2 होगा। पी में मोर देन 6 नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही होगा। उसी प्रकार डी और एफ में 10 और 14 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये चारों ऑर्बिटल जो sp2f है वो कर रहा है। तो यहाँ पर जो मतलब कि ग्रेफाइट है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के तहत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब समझिए एक सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें ना, sp² है ये, तो यहाँ पर 1 ऑर्बिटल s का जब 2 ऑर्बिटल p का है ना, 1 ऑर्बिटल s जब ऐड हो जाता है p के 2 ऑर्बिटल से, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना देता है कंबाइन करके। तो इसी प्रकार से ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं बाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बाई कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दी हूँ, जितना इसमें था भी नहीं उससे ज़्यादा मैं बतलाई हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर फॉर्मूला है फिजिक्स का दिया हुआ। तो 1 ओम जो रेसिस्टेंस का यूनिट है, ओम देख लीजिए, ओम जो है वो रेसिस्टेंस का यूनिट है जिसका सिंबल ये रहता है, ठीक है। 1 वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है और यहाँ पर एम्पियर आ जाएगा जो यूनिट ऑफ करंट है। तो ये फार्मूला है कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम फार्मूला पुट कीजिए और फिर निकालिए। मैं मैथ को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं बतला देती हूँ, आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं कुछ टाइम के लिए वेट कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 75 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो 3 ऑप्शन दिया गया है और कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा भारत में पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी है कि 1 और 2 यानी भितरकनिका और पिच्चावरम, ये जो है ना फ्रेंड, ये पूर्वी तट पर स्थित है। कुंडापुर इसमें रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कुंडापुर पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी तट में कर्नाटक में स्थित है कुंडापुर। और भितरकनिका ओडिशा राज्य में सिचुएटेड है और पिच्चावरम जो है वो तमिलनाडु में है। जो मैं बताई बस उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस सेट से जुड़े हुए हैं तो मैं बहुत अच्छा से वहाँ पर हिस्ट्री कवर कर चुकी हूँ, आप लोगों को भी पता है। मैं बतलाई थी कि इब्न बतूता कौन था, वो किसके काल में भारत आया था, उसकी रचना क्या थी। तो यहीं पर जो ऑप्शन नंबर डी है यानी सभी सत्य हैं, वह मोरक्को का यात्री था फ्रेंड, मोरक्को देश से भारत आया था, ठीक है। और वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ये भी सही है। और उसने अपनी एक अरबी लैंग्वेज में, अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, रेहुला। कहीं कहीं पर रेहुला की जगह पर रिहुला भी कह देता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 6th नंबर है कि जलेपला दर्रा स्थित है। तो जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये दोनों दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट 7th नंबर, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होती है तो उसकी हानि का प्रतिशत बताइए। चलिए 7th यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 8th की तरफ। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये मिजोरम में स्थित है, ठीक है। और अगर मुरलेन राष्ट्रीय पार्क की बात करें फ्रेंड, तो अगर इसका एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क का जो एरिया है वो 100 किलोमीटर स्क्वायर है और यह भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है, मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में। और सन 1991 यानी 1991 में इस मुरलेन नेशनल पार्क को मिजोरम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट 9th नंबर, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो देखिए यहाँ से करंट अफेयर
स्टार्ट हो रहा है और करंट अफेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बीआरएसआई के एग्ज़ाम के लिए। हालांकि मेंस में उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, मैक्सिमम 1-2 पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बट जो प्री आप देख ही लीजिए, सेट में तो लेकर ही आई हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर आपको हर हाल में ही करके जाना है प्री के प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए 9th है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के वेणुगोपाल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, जिससे दूसरे नाम से महान्यावादी भी कहा जाता है। और महान्यावादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय इसकी नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में ये जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का ये एग्ज़ाम है, तो उस समय तो के वेणुगोपाल थे, ठीक है, लेकिन जो के वेणुगोपाल के जो मतलब की अवधि जब समाप्त हुई तो राष्ट्रपति ने उनकी जो अवधि को फिर से बढ़ा दिया है और प्रेजेंट सिचुएशन में भी के वेणुगोपाल ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर पदासीन हैं। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 76 जो 76 है उसमें भारत का जो मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यावादी जिसे कहते हैं उसके बारे में व्याख्या किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल कब समाप्त होना था, तो उसके जस्ट 3 साल बाद यानी 30 जून 2020 को। परंतु केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के रूप में उनके कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया है और वर्तमान में भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि के वेणुगोपाल ही हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल जो थे वे अभी हम लोग के फिर से बन चुके हैं। लेकिन अगर पहला अटॉर्नी जनरल आप लोगों का आ गया एग्जाम में कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के, तो उनका नाम था MC सीतलवाड़। नोट कर लीजिए, MC सीतलवाड़ पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, 1931 में, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, मैं बतला चुकी हूँ कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और इसी के तहत महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था कि हम गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट होने के लिए लंदन जाएंगे। साथ ही इसी के तहत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब ये चल रहा था ना, तो उस पर भी रोक लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 11th की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का एक फार्मूला दिया गया है फ्रेंड, और उसको बैलेंस करना है और बताना है कि इस ब्लैंक्स में क्या भराएगा। लेकिन आप याद रखिए कि रिएक्टेंट में जितना मॉलिक्यूल रहता है प्रोडक्ट में भी उतना ही रहना चाहिए, यानी ऊपर नीचे होगा तो वो पूरा रिएक्शन ही आपका गड़बड़ा जाएगा। तो आप मिलाइए ऑप्शन से और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। वैसे तो दिया हुआ है कि यहाँ पर 3H2O होगा, बट देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे मतलब कि किया हुआ है या नहीं बैलेंस। वैसे तो किया ही होगा, बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। देखिए बैलेंस करने बहुत इजी सा चीज़ है, अगर आप ट्रिक समझ गए तो कुछ भी नहीं है बैलेंस करना। केमिकल फार्मूला को जो सबसे ज़्यादा जिसका मतलब कि मॉलिक्यूल यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसको सबसे पहले पकड़िए। तो देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन 6, यहाँ पर 2 है, 3 है, फिर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो हाईएस्ट है 6 यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बोल रहा है, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट में होगा उतना प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तभी उसको बैलेंस कहते हैं। तो हाइड्रोजन 6 है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है कि नहीं, तो हाइड्रोजन देखिए 2 × 3 6 हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन पर आते हैं तो क्लोरीन भी 6 है, यहाँ देखिए क्लोरीन 3 × 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्लोरीन 6 हुआ। चलिए इस हाइड्रोजन और क्लोरीन का तो झंझट खत्म। अब एल्यूमिनियम पर आ रहे हैं तो एल्यूमिनियम 2 है, देखिए 2 एल्यूमिनियम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है वो 3 है। तो इट मीन्स ये बैलेंस हो चुका है, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट हो चुका है, तो ये फॉर्मूला बैलेंस है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया, तो ये ट्विटर के द्वारा किया गया नवंबर 2018 में। 13 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये करंट अफेयर उस टाइम पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर दिया हुआ है 76वां स्थान, ठीक है ना। बट 2019 का है, 2021 की अगर बात करेंगे तो भारत का स्थान 87वां है। अब देखिए आपको यही पूछा जाएगा 2020 या 2021 हार्डली,
2019 नहीं पूछने वाला है एग्जाम में, क्योंकि करंट मतलब करंट ही होता है, ताज़ा ताज़ा खबर। तो ये तो पुराना हो चुका है और वैसे भी ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। तो 2021 में जो भारत का स्थान है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के तहत, तो वो 87वां स्थान है। आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दे लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2020 में बात करें तो 115 देश जिसमें पार्टिसिपेट हुए थे और उसमें से भारत का 74वां स्थान था, जबकि पहला नंबर पर 2020 में स्वीडन नामक कंट्री था, स्वीडन देश। और 2021 में जो हुआ तो उसमें भारत का स्थान 87वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया? तो डेट दिया हुआ है कि 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। सदाशिव राव भाऊ के सेनापति में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे लोगों की पराजित हो गई, यानी मराठे बुरी तरह से इसमें हार गए थे। नेक्स्ट 15 नंबर, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना, बाकी ऑप्शन आप इधर देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक करंट। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? तो आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि जो हमारा ग्रह है उसमें पहले प्लूटो भी शामिल था, बट प्लूटो को हटाया कब किया? तो सन 2006 ईस्वी में प्लूटो को उस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट 17 नंबर, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया जाए, जिसे बट्टा भी कहते हैं या छूट भी कहते हैं, तो लाख परसेंट क्या होगा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो चिनूक जो है वो यूएसए की और साथ में कनाडा की भी, देखिए कनाडा नहीं दिया वो क्वेश्चन में, तो यूएसए के साथ यहाँ पर कनाडा भी आ जाएगा। ठीक है, यूएसए और कनाडा ये दोनों की स्थानीय पवन का नाम क्या है? चिनूक है। ठीक है, और अगर हरमटन की बात करें तो हरमटन अफ्रीका का जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र है वहाँ के स्थानीय पवन हरमटन है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया जो थर्मल पावर प्लांट है ना फ्रेंड, वो बिहार में नहीं, जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव ये सब बिहार में, हमारे बिहार स्टेट में स्थित हैं। और चूंकि आप बिहार का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, तो बिहार स्पेशल का भी थोड़ा सा पार्ट आपको कवर करके ही जाना पड़ेगा। आप देखिएगा आगे बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किए गए। पहला क्वेश्चन तो ये मिल गया, एक और क्वेश्चन है शायद वो भी पूछा गया है बिहार से रिलेटेड। तो यहाँ पर औरैया की अगर बात करें तो वो बिहार में नहीं है, ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसका एक औरैया जिला है, वहीं पर है ये औरैया थर्मल पावर प्लांट। यहीं पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो मैं आप लोगों को बताई बस जस्ट वही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो के सिवन थे, उस समय के सिवन थे, बट आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि के सिवन अभी भी हैं और ये 14 जनवरी 2022 तक के सिवन इसरो के अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो ऊर्ध्वापातन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन वैसे फिजिकल प्रोसेस है ना कि मतलब कि विच कन्वर्ट सॉलिड इनटू वेपर स्टेट। डायरेक्ट मतलब कि एक सिंपल सा एग्जांपल आप कैम्फर को देख लीजिए, जिसको कपूर कहते हैं हिंदी में। जब कपूर को आप पूजा के दौरान या फिर किसी भी प्रक्रिया में जब उस पर माचिस लगाते हैं, जब उसे जलाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में रहती है, जब जलाने के बाद वो तुरंत वाष्प से उड़ जाती है। तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन का कैम्फर यानी कपूर। तो मैं बतला दी कि व्हाट इज सब्लिमेशन और इसका एग्जाम्पल भी मैं बतला चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। आप देख ही रहे हैं मैं मतलब कि कितना मेहनत करके आपके लिए पर डे विदाउट मतलब कि कंटिन्यूटी मेंशन कर रही हूँ मैं वीडियो अपलोड करने में। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा
जिस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई होंगी किसी कारणवश, बट मैं लगभग टाइम मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करती हूँ वीडियो अपलोड करने का, बट आप लोगों से मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना एक्चुअली में मुझे मिलना चाहिए था। तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अगर नए नहीं हैं, आप पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच हुआ था। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में, देखिए यहाँ से आपका ये करंट अफेयर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल है जो 2022 में आयोजित किया जाएगा वो कहाँ आयोजित होगा? तो इंग्लैंड का बर्मिंघम में आयोजित होगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं 23rd की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो देखिए क्वास का रिलेशन गुजरात से ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। चलिए देखते हैं इसका सही क्या है। तो देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ ये सही होगा, रामगुंडम तेलंगाना, तालचर उड़ीसा और क्वास गुजरात तो सही है ही। नेक्स्ट 24th, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ये भी मैं पहले बतला चुकी हूँ कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित किया था, जून 1903 में। तो चलिए बढ़ रहे 25th की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है यानी SO2 वो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प ये सब भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि आखिर ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण है क्या एग्जैक्टली। तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के निकटस्थ सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों हैं। भूमंडलीय ऊष्मन के बढ़ने की निम्नलिखित प्रमुख कारक गैसें हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प तथा नाइट्रस ऑक्साइड यानी Na2 एक्सेट्रा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? देखिए फ्रेंड, मैं बताई थी आप लोगों को कि बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार से रिलेटेड यहाँ पर BPSC हो गया या फिर बिहार सब इंस्पेक्टर का हो गया, तो ये सब में बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब के सब सही हैं। अब देखिए पहला है कि ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सबको पता है। दूसरा, भीम बांध बिहार में मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी करेक्ट है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है तथा विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय यानी म्यूजियम है, ये सब के सब सही हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 27 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये बहुत बार कई एक एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं, सिर्फ SI में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून पर रोक लगाया गया था। और 52वां संविधान संशोधन जब 1985 में हुआ था तो उसी के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किए गए थे, जो 10वीं अनुसूची में उसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 28 की तरफ। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया बंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए ये जो बाह्य दल है ना, वो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा परागकोश ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के। चलिए नेक्स्ट हम लोग 30 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निमारी एक नस्ल है, ये गाय की नस्ल है फ्रेंड। निमारी जो होती है ना वो मध्य प्रदेश में जनरली पाई जाती है और ये गाय की नस्ल है। अगर इसके कलर की रंग की बात किया जाए तो जैसे तांबा का कलर होता है यानी कॉपर, तो उस कलर में जनरली ये पाई जाती है और उसके कॉपर के साथ साथ त्वचा में बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी देखने को मिलते हैं निमारी नामक गाय को, जो जनरली मध्य प्रदेश के क्षेत्र के आसपास पाई जाती है।
नेक्स्ट 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो देखिए ये जो दिनेश गोस्वामी समिति है ना, वो चुनाव संबंधी सुधार से संबंधित है। इसके अलावा भी दिनेश गोस्वामी के अलावा भी कुछ समितियां हैं जो चुनाव सुधारों से रिलेटेड हैं, जैसे तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन हैं जैसे जीवीके राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ये सब जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये सब समितियों का गठन किया गया था। जो हम सिविक्स पढ़ाएंगे तो सिविक्स में ये सभी आप लोगों को अच्छी तरह से कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए 32 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। मैं न जाने कितनी बार ये अपने प्रीवियस सेट में रिपीट कर चुकी हूँ कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कुल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो कुल 24 हुए। 24 यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है। और पार्श्वनाथ का अगर झंडा का चिन्ह देखेंगे, लोगो देखेंगे, तो पार्श्वनाथ का लोगो था सर्प यानी सांप, जबकि जो 24वें तीर्थंकर थे यानी महावीर स्वामी, उनका जो चिन्ह था, प्रतीक था, वो शेर था। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तक है और उसके ऑथर यानी राइटर के नाम दिए गए हैं। और आपके नॉलेज के लिए बतलाती हूँ कि ये सब करंट अफेयर से निकल कर आते हैं। जितने भी ये सब पूछे जाते हैं ना करंट अफेयर में, यानी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके 7 महीना पहले कौन कौन सी नवीनतम पुस्तकें लिखी गई है किन किन के द्वारा, तो ये सब लिखी जाती है। तो मेरे ख्याल से ये सब आप जान लीजिए आपके नॉलेज के लिए, बट आप करंट के लिए अलग से मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप विशेष ध्यान दीजिए करंट पे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे राइज किए जाते हैं प्री में, मेंस में उतना नहीं बट प्री में। तो यहाँ पर सब के सब सही हैं, यानी हिमालयन ओडिसी के जो राइटर हैं वो MP वीरेंद्र कुमार हैं। उसी प्रकार आप ये चारों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा मतलब कि आप लोगों के सामने बोलकर प्रस्तुत करूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं 34 की तरफ कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो उस समय एक करंट अफेयर था कि रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, गौरव सिंह गिल और स्वप्ना बर्मन, ये चारों को अर्जुन पुरस्कार 2019 का दिया गया था। बट आपको करंट पूछेगा तो करंट के लिए मैं बता दूं 2021 का जो अर्जुन पुरस्कार है ना वो कुल 27 यानी 27 व्यक्तियों को दिया गया है। कुछ के नाम मैं बतला रही हूँ बट फिर भी आप इसे मतलब कि नेट के जरिए या फिर यूट्यूब से कोई अच्छा करंट अफेयर का आप देख लीजिएगा तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे ईशांत शर्मा जो क्रिकेटर हैं उनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। चिराग सेट्ठी, दीप्ति शर्मा, दुती चंद, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं। ये 27 में से मैं 4 का नाम आप लोगों को बतला चुकी हूँ जिनको 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 है, ये मैथ है कि 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है यानी गलत है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से पढ़कर ही सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस मतलब कि सही दिया गया है, बट लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में यह कथन गलत है। तो चलिए अब कुछ बातें कर लें हम लोग लोकसभा के बारे में। तो जैसे कि संसद यानी हमारा पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइड है यानी उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं तथा लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है। तो आपके नॉलेज के लिए बतला दूं फ्रेंड कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटें रहती हैं यानी मैक्सिमम संख्या कितने आदमी लोकसभा में सीटें मतलब कि पहले से फिक्स की गई है तो वो 552 है। कितना, तो ये लोकसभा के मैक्सिमम इतने सदस्य रह सकते हैं 552, जिसमें से 530 जो होते हैं वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं। 20 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्र से 20 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तथा 2 जो रहते हैं वो एंग्लो इंडियन के सदस्य रहते हैं। और इनका जो निर्वाचन है यानी इनको कौन चुनता है, एंग्लो इंडियन जो 2 हैं तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन राइज कर दिए जाते हैं कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का चयन कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। या फिर लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन का चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ये 552 ये मैक्सिमम नंबर है लोकसभा की, लेकिन प्रेजेंट का जो मैं बतला रही हूँ वो वर्तमान में 545 लोकसभा की सीटें हैं। याद रखिएगा 545। तो चलिए बढ़ रहे हैं
आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का एक बगीचा था जालियांवाला बाग, वहाँ हुआ था। तो आप लोगों को तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी, यही उन्होंने वापस गुस्सा की वजह से लौटा दी, क्योंकि काफ़ी निर्दोष लोग की मृत्यु हो चुकी थी इस हत्याकांड के दौरान। 38 है कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? शिक्षावाणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2018 से 19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संदीप सोमानी को। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि HSIL के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप सोमानी वर्ष 2018 से 19 में फिक्की के अध्यक्ष थे, जबकि वर्ष 2019 से 20 के लिए अपोलो हॉस्पिटल समूह के संयुक्त प्रबंधन निदेशक डॉक्टर संगीता रेड्डी को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया। तो देखिए यहाँ से 2019 का 20 वाला जो है वो संगीता रेड्डी को चुना गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 40 नंबर है कि जागरोस पर्वत स्थित है ईरान में। नेक्स्ट 41, राज्य विधायिका में धन विधेयिका को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल अगर सिफारिश देंगे तो ही धन विधेयक जो है वो मतलब कि पारित कर दिया जाएगा राज्य विधायिका में। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो ये भारतनाट्यम की अगर हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, जबकि कथकली, मोहिनी अट्टम और कुडियाट्टम ये सब केरल का लोक नृत्य है। मैं बिहार का कुछ लोक नृत्य आप लोगों को बतला रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। झुमरी, कजरी, झिझिया, विदेशिया, ये सब जो है वो बिहार का कुछ प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट 43, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी GDKP शब्द के खोजकर्ता कौन हैं? तो उम्बेर्टो सुलपासो। और ये जो उम्बेर्टो सुलपासो है ना, वो दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शहादत खां को। ठीक है, अवध के गणराज्य स्वतंत्र राज्य की 1722 ईस्वी में स्थापना शहादत खान ने की थी। देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि अवध का जो स्वतंत्र राज्य था उसकी स्थापना किसने की? तो शहादत खान ने की। कब की? तो सन 1722 ईस्वी में, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग 46 की तरफ बढ़ रहे हैं कि गांधी सोलर पार्क जो 50 किलोवाट का क्षमता रखता है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। 24 सितंबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में ही उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इस पार्क में 193 सौर पैनल लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सौर पैनल संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी जो अगर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना वो चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट 48, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? ये आपके लिए भी करंट अफेयर का एक अच्छा क्वेश्चन है कि वो फ्रांस के जो है ना, पेरिस का जो क्षेत्र है फ्रांस, वहाँ की जाएगी। ठीक है, आगे इसमें लिखा गया है कि ऐसा माना गया है यानी ध्यात्व है कि वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स को मिली है, जबकि 2020 में टोक्यो में होने वाली 32वीं ओलंपिक खेल कोविड-19 महामारी के कारण अब 2021 में आयोजित होंगे। नेक्स्ट 49, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कितना होता है हीरे का? तो वो होता है 2.42। नेक्स्ट 50 नंबर की किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है ए और बी दोनों, यानी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। नेक्स्ट 51,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये महानदी है, ठीक ना। इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर के तकरीबन इसकी लंबाई है। कितना है? तो 1465 किलोमीटर। दक्षिणी भारत की काफ़ी ज़्यादा लंबी नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। और ये मिलती कहाँ है जाकर? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर पुनः ये विलीन हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट 52, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। ये करंट अफेयर था उस टाइम का, उस टाइम ये पूछा गया था। नेक्स्ट 53 है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए फिर से पुस्तक के बारे में पूछा गया है। इसलिए आप जनरली जो जितने भी अवार्ड हैं यानी पुरस्कार हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, तो ये जितने भी पुरस्कार हैं इसका अपडेटेड वर्जन आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। और उसके बाद जितने भी मतलब कि लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, जो नया नया बुक छपाता है तो उसके लेखक का भी नाम आप लोग देख लीजिएगा। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा राइटर उभर के सामने आए हैं पॉलिटिक्स से भी, क्योंकि जो कोरोना महामारी की वजह से भी बहुत सारे राइटर ने कोरोना यानी कोविड-19 पर भी काफ़ी सारा पुस्तक लिखा है। तो आप उसे ध्यान से कवर करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो यहाँ पर इसका जो सत्य नडेला थे उन्होंने हिट रिफ्रेश पुस्तक उस समय लिखी थी। तो चलिए 54 है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 14 डे 14 दिनों के लिए। अब देखिए जो धन विधेयक यानी वित्त विधेयक जो होता है ना, वो सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? सबसे पहले ये हमेशा लोकसभा में ही आता है। ये राज्यसभा में कभी भी प्रस्तुत मतलब कि पहले नहीं आएगा धन विधेयक। धन विधेयक पहले कहाँ आएगा? तो हमेशा हर हमेशा लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। जब लोकसभा इसे मंजूरी दिलाने के लिए जब राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन तक भी अगर कोई उधर से रिप्लाई नहीं आया तो मतलब कि समझा जाता है कि वो धन विधेयक पास हो गया है। तो चलिए 55 की तरफ बढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं किस तट के समानांतर स्थित है? ये पूर्व तट के समानांतर स्थित है, ठीक है। तो 55 तो हो चुका फ्रेंड, यानी पूर्वी तट के समानांतर स्थित है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। तो चलिए 56 है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो यह 2020 में होगा। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है कि 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से एटलस 541 रॉकेट द्वारा मार्स 2020 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। मार्स 2020 मिशन के रोवर का नाम परसिवेरेंस है। यह रोवर मंगल ग्रह पर चट्टान एवं मिट्टी के नमूने संग्रहित करेगा। देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह रोवर का कार्य क्या है, किस उद्देश्य के तहत यह भेजा गया? तो यह जो रोवर है ना वो मंगल ग्रह पर चट्टान और पृथ्वी का स्ट्रक्चर यानी ढांचा नमूना एकत्र संग्रहित करेगा। 18 फरवरी 2021 को मार्स 2020 मिशन मंगल ग्रह के J0 क्रेटर में उतरेगा। नेक्स्ट 57 निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 और 4 सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, देखिए एलिस मेर्टेंस टेनिस से रिलेटेड हैं, दिविज शरण टेनिस से, अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर से तथा सिमोना हालेप टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 23 में ऐसा कहा गया है। जैसे कल कारखानों जैसे होते इंडस्ट्री होती है उसमें जो बालक बहुत कम आयु के लगाए जाते हैं तो उसको वंचित मतलब कि अवैध घोषित कर दिया गया है कि कम आयु के बच्चे वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 60 निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो ये लाल रंग के लिए होता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए। जो और सबसे ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा क्या
किसका होता है, तो वो बैंगनी यानी वॉयलेट कलर का। जैसे आप लोग अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जब प्रिज्म से लाइट पास करवाया जाता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर इससे जो पास होता है वो 7 कलर में विभाजित होता है, जिसे विवगियोर शॉर्ट नाम दिया गया है। तो विवगियोर जो ऊपर रहता है यानी वी से वॉयलेट, तो यहाँ पर जो बैंगनी कलर है इसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, और नीचे में रेड आता है आर से लाल, तो रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट 61, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम सुमन कुमारी है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। यहाँ पर 63 का मैथ का क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 2,000 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यानी 41.4% इज राइट। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। मैं चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 64 है कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो प्रमोद सावंत को। प्रेजेंट सिचुएशन में भी यही प्रमोद सावंत ही गोवा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है, तो उस समय काफ़ी चर्च में था ये क्वेश्चन कि कजाकिस्तान जो था ना वो अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा था, इसलिए करंट अफेयर से रिलेटेड था जो एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों में के मध्य संबंधों पर आधारित है, तो ये भारत तथा इजराइल के देश के मध्य आधारित है। नेक्स्ट 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 सत्य नहीं है, बाकी ये 2 और 3 सत्य है। 2 है कि 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को दिया गया, और वे कौन कौन से थे, तो वे थे अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डप्लो व माइक्रम क्रेमर। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 68 की तरफ कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ऐसा कदम उठाया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे ना वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद कर लीजिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 69 है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, तो ये 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। अब देखिए कि ये था क्या, इसमें ना मतलब कि 11 अक्टूबर 1724 को निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के मध्य ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं, तो वे सर्बिया से संबंधित हैं। 71 है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं, तो ये पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो भारत के प्रथम लोकपाल हैं। ठीक है। और जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ये रिटायर्ड न्यायाधीश थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनको देश का पहला लोकपाल बनाया। कब, तो 23 मार्च 2019 को। नेक्स्ट 72, जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा। 73, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। कश्मीर का एक क्षेत्र था कुंडल वन, वहाँ आयोजित हुआ था ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, और किसकी अध्यक्षता में, तो वसुमित्र नामक एक व्यक्ति थे, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, और इसी के दौरान ना फ्रेंड जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में, जो बौद्ध धर्म था वो दो खेमों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो 74 है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किन के बीच हुई थी, तो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी। देखिए डिस्क्रिप्शन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 के दरमियान चला, लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ, जो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हो गया। 75, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की लगभग यानी अप्रॉक्सीमेट एज को दर्शाता है, तो 4 से 5 बिलियन वर्ष हमारा पृथ्वी पुराना है, ऐसा माना जाता है। 76 है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, यह बिहार में स्थित है, बिहार का जो पश्चिम चंपारण है वहाँ स्थित है। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय तथा फैलोपियन ट्यूब ये सब फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। चलिए
78 है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया है। तो चलिए 79 है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो उस समय जो हमारा प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है उसमें ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट, और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष उसी को कहते हैं, और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट 80 नंबर है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह किसके लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो वो 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है। 81 है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? हेलिना। 82, जब प्रकाश यानी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है यानी चेंज हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इस प्रभाव को? इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश का नाम यहाँ पर दिया हुआ है अपवर्तन। अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का पिथौरगढ़ एक क्षेत्र है, वहाँ देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट 84, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोशा, यानी एलिमेंट्री कनाल जो होता है ना, एलिमेंट्री कनाल की दीवार 4 स्तरों से बनी हुई रहती है। सिरोशा, मुस्कुलेरिस, सम्ब्यूकोशा और म्यूकोसा, और सबसे बाहरी परत जो है वो सिरोशा ही है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव के शरीर की कौन सी धमनी यानी आर्टरीज ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी यानी पुल्मोनरी आर्टरी का ये काम है कि ऑक्सीजन रहित मतलब ब्लड को ले जाना फेफड़ा तक। नेक्स्ट 86 है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी केवल 1, 2 और 3। ठीक है, यानी विक्रम साराभाई पुस्तकालय, अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च तथा फ्लोरा फाउंटेन। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 87 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर हैं? देखिए फ्रेंड, ये मतलब कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सोच सकते हैं कि मतलब कि तीर्थंकर से 2 बार, ये दूसरा क्वेश्चन है एक ही एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, पहला तो आया था कि 23वें तीर्थंकर कौन हुए, तो और यहाँ पर आ गया है कि तीसरे तीर्थंकर कौन हुए। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि आप आगे से 5 यानी 1 2 3 4 5 और पीछे से 3 कम से कम याद करके ही जाइएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर सही है, संभवनाथ। ठीक है ना, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए उसमें से जो पहला नाम है वो ऋषभ देव का है, दूसरा अजीत नाथ का, तीसरा संभवनाथ का, चौथा अभिनंदन नाथ का और 5वां सुमित नाथ का। ये आगे से तो 5 हो गया, और पीछे की अगर बात करें तो मतलब कि 22, 23, 24, तो 22वें नंबर के तीर्थंकर का नाम था अरिष्ट नेमी। नोट कर लीजिए, अरिष्ट नेमी। 23 का तो पता ही होगा पार्श्वनाथ, और 24वें तो महावीर स्वामी जी ही थे। तो चलिए बढ़ रहे हैं 88 की तरफ कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुथूर प्लकोवा को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का दर्जा दिया गया है? तो ये तमिलनाडु की एक मिठाई है जिसका नाम है श्रीविल्लिपुथूर प्लकोवा। ठीक है ना, तो GI टैग 2019 में ऐसा दिया गया है। और आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि जब मैं इसका प्रिपरेशन कर रही थी तो मतलब कि जब तो उस दौरान बहुत सारे मैंने GI टैग को भी मतलब ये सब भी मैं याद करके गई थी। तो बिहार का जो मतलब कि जो राजगीर क्षेत्र में जो सिलाव पड़ता है, सिलाव का जो खाजा है उसको भी GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो शार्क। शार्क जो है ना वो मीन वर्ग से संबंधित है। आप लोग बहुत सारे ऐसा समुद्री जीवों का नाम सुनते हैं जिसका लगता है कि वो फिश के कैटेगरी में आते हैं, बट ऐसा है नहीं। जैसे जेली फिश, इसका मतलब टाइटल लगा हुआ है जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश आदि, बट ये मछलियाँ होती नहीं हैं, ये मीन कैटेगरी की होती हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 90 की तरफ। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट 91, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा?
बिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है। अब 92 है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है ए और बी दोनों, यानी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। नेक्स्ट 93, मनुष्य के शरीर के किस अंग यानी किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसी के तहत मनुष्य में जो वृद्धि होता है वो उस पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही होती है। 94 है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य का नाम है। मैं अभी जो ज्योग्राफी करवा रही हूँ उस पर मैं बतलाई हूँ 1-2 दिन पहले कि जो बेरिंग जल डमरू मध्य है ना, वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को एक दूसरे से अलग करता है, और साथ में बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम भी कर रहा है। नेक्स्ट 95, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो चलिए 96 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अब वर्ष 2019 की बात है कि उस समय जो भारत रत्न दिया गया था वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, उनकी डेथ हो चुकी थी यानी मरणोपरांत दिया गया, और एक गायक थे भूपेन हजारिका, उनको भी मरणोपरांत प्रदान किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय भारत रत्न से सम्मानित नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए 97 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रूस के साथ। 98 सितंबर 2019 के कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 यहाँ पर जो है वो सटीक नहीं है, जबकि कलराज मिश्र जो है वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, ये सही है। और टी सौंदरा राजन ये तेलंगाना के हैं, ये भी सही है। तो 2 और 3 देख लेते हैं कि 2 और 3 का क्या होगा। तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के हैं और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 99 है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, तो पार्लियामेंट है यानी संसद है। 100 है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लाए थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी के उन्मूलन को सुधारा था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था 1828 से 1835। और कर्नल सीमन नामक एक व्यक्ति थे, उसने ठगी प्रथा के अंत में अपना प्रमुख योगदान दिया था। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मेरा एक और चैनल है फ्रेंड GKGS क्वीन 2.0 के नाम से, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।